चलो, सो स्टार्टिंग विद द F block elements now. Last class में D block elements we finished it off. Now starting with the F block elements. F block elements की अगर मैं बात बोलता हूँ बच्चा, तो F block elements are also given the name of the inner transition elements. जैसे आप D block elements को transition elements का नाम देते थे. क्यों देते थे transition elements का नाम? Because they transit the properties from मेटल्स टू नॉन मेटल्स. लेफ्ट हैंड साइड पे सारे मेटल्स होते हैं एस ब्लॉक में, राइट हैंड साइड पे सारे नॉन मेटल्स होते हैं पी ब्लॉक में. द डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइज इन बिटवीन देम, दैट्स व्हाई द नेम गिवन टू देम इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम क्यों देते हैं बेटा? क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बेसिकली लाइज इन बिटवीन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. हम वैसे देखते तो हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, नीचे दो सीरीज बनी हुई आपको दिखती है, एक लेंथेनॉइड की सीरीज, एक एक्टिनॉइड की सीरीज. बट एक्चुअल में अगर मैं बोलूं तो एफ ब्लॉक एलिमेंट नीचे प्लेस नहीं होने चाहिए थे. अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर दे शुड हैव बीन प्लेस्ड इन बिटवीन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. बिकॉज ऑफ दैट द नेम गिवन टू देम इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में, ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में लाई करते हैं, इसलिए हम उनको क्या नाम देते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं. हमारे पास एफ ब्लॉक में बेटा दो सीरीज हैं जिसके लिए हम लोगों को डिस्कशन करनी है. वन ऑफ द सीरीज इज द 4F सीरीज एंड अनदर वन इज द 5F सीरीज. एक है हमारे पास 4F सीरीज, दूसरी है हमारे पास 5F सीरीज. 4F सीरीज इज बेसिकली द lengthenoids and 5F is basically the actinoids. अगर मैं lengthenoids की बात करता हूं तो lengthenoids are from टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं बेटा. lengthenoids में भी actinoids में दोनों में टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं. If I talk about the lengthenoids, they are from atomic number 58 to 71 and actinoids are from atomic number 90 to 103. 90 to 103. 58 से पहले 57th एलिमेंट जो होता है लेंथेनम होता है. लेंथेनम में कोई F में इलेक्ट्रॉन नहीं होता. दैट्स व्हाई लेंथेनम इज नॉट कंसीडर्ड एज एन F ब्लॉक एलिमेंट. इट इज अ D ब्लॉक एलिमेंट. क्योंकि किसी भी एलिमेंट को किसी भी ब्लॉक का कहने का रीजन था हमारे पास, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में, जिस भी सब शेल में फिल हो रहा होगा, ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस आई वुड कॉल इट टू बी द either S block element or P block element or D block element or F block element. So lanthanum, which is atomic number 57, इसमें कोई D में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, F में इलेक्ट्रॉन नहीं होता बेटा. That's why lanthanum is not being considered as an F block element. It is a D block element because the last electron in lanthanum is being filled in the D subshell and not in the F subshell. That's why it is not considered as an F block element. आप कहीं कहीं पर देखोगे नीचे जो आपको सीरीज मिलती है, that series starts from lanthanum, but lanthanum is not an F block element, though it is being included in the properties of the lanthanoids. That's why उसको हम साथ में include कर देते हैं. But एक्चुअल में अगर बोलें कि वो F block element है या D block element, तो it is a D block element, it's not a F block element. In F block lanthanolids और actinoids दोनों में टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं, एक्सक्लूडिंग द lanthanum एंड actinum. अगर आप lanthanum और actinum को इंक्लूड करते हो तो देयर वुड बी टोटल 15 एलिमेंट्स इन बोथ ऑफ देम. सेम केस है उसमें, वो भी actinum में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता F में, दैट्स व्हाई उसको हम F block एलिमेंट का नाम नहीं देते, इट्स अ D block एलिमेंट अगेन. So lanthanoids are from atomic number 58 to 71. That is, it starts from cerium Ce and ends at lutetium Lu.
इट स्टार्ट्स फ्रॉम सीरियम Ce एंड एंड्स एट ल्यूटिटियम Lu। ऐसे ही बेटा एक्टिनोइड्स में अगर मैं बात करूंगा तो एक्टिनोइड्स हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो होता है जैसे एक्टिनम होता है, एक्टिनम को इंक्लूड नहीं करते, उसके बाद आता है आपके पास थोरियम, थोरियम से स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स एट लॉरेंशियम। 103 is lawrencium, it starts from thorium and ends at lawrencium। अगर मैं जनरली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा तो इट इज दिस: इनर्ट गैस n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 to 1 and ns2। This is the general electronic configuration of all the F block element, be it the lanthanoid, be it the actinoid. The configuration is this: inert gas n-1, n-2 F 1 to 14, क्योंकि F में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, D में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बट लेंथेनॉइड्स या एक्टिनॉइड्स जो स्टार्ट होते हैं उसमें आपके पास या तो 0 होगा या 1 होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता अभी बात करूंगा आपकी। और ऐसे ही NS2, जैसे हमने डी ब्लॉक में पढ़ा था 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, नीचे आती है बेटा 6D सीरीज। अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो स्कैंडियम, ऐसे ही यहां पे था बेटा यट्रियम, इधर आपके पास लेंथेनम होता है, ओवर हेयर इट इज एक्टिनम। सिमिलरली इधर मैं बात करता हूं तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, देन इट इज ओवर हेयर जिरकोनियम, ओवर हेयर इट वाज हाफनियम, HF विच इज हाफनियम। ऐसे ही यहां पे फर्दर और एलिमेंट्स आते हैं आपके पास। अब अगर मैं बात करता हूं लेंथेनॉइड्स की और एक्टिनॉइड्स की तो बेटा दिस वाज एटॉमिक नंबर 57 लेंथेनम। 57 के बाद जस्ट जो आगे एलिमेंट आता है दिस इज एटॉमिक नंबर 72। 58 से लेकर 71 तक जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर द लेंथेनॉइड्स विच आर नॉट बीइंग प्लेस्ड ओवर हियर, बिकॉज जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिजाइन हुई थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द लेंथेनॉइड्स वर नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं थे, रिकॉग्नाइजेबल नहीं थे, दैट्स वाई उनको यहाँ पे प्लेस नहीं किया गया और ना ही उनके लिए स्पेस छोड़ा गया। सिमिलरली एक्टिनॉइड्स पे आते हो जब आप, दिस इज एटॉमिक नंबर 89। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है दैट इज एटॉमिक नंबर 104। सो 90 से 103 तक जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, दिस वी कॉल इट टू बी द actinoids, which are not being placed over here, which are being placed in the separate series at the end of the full periodic table। उसके नीचे दो separate series आती हैं जिसको आप 4F series और 5F series का नाम देते हो। 4F series is the lanthanoid series, 5F series is the actinoid series। क्लियर है बात? In both of them there are 14 elements each, excluding lanthanum and actinum। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अब तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा क्यों कहता हूं, क्योंकि बेटा ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे डी ब्लॉक वाले, उसके बीच में ये लाई कर रहे हैं दोनों के दोनों लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, दैट्स व्हाई द नेम गिवन टू देम इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सिमिलरली जैसे लेंथेनॉइड, जैसे हमने डी ब्लॉक में बोला था दैट सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम नहीं दे सकते। The ones which have incompletely filled d subshell in its ground state or in any of its common oxidation state, we can call them to be the d block transition elements. Similarly, the case for the inner transition. All the f block elements cannot be termed as the inner transition elements. Only the one which have incompletely filled f subshell in its ground state or in any of its common oxidation state, we can call them to be the inner transition एलिमेंट्स। सबको हम नहीं बोल सकते। तो ऑल द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर एफ ब्लॉक एलिमेंट, बट ऑल द एफ ब्लॉक एलिमेंट वी कैन नॉट कंसीडर इट टू बी द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। गॉट इट?
क्लियर है इतनी बात? पक्का? सो दिस इज अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की होते क्या हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में। अब मैं सेपरेटली बात करूंगा लेंथेनॉइड्स के लिए अलग से और एक्टेनॉइड्स के लिए अलग से। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज कम अप। येट्रियम, YTTERIUM, ल्यूटीटियम, ल्यूटीटियम, ठीक है, चले आओ। सो नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सीरीज दैट इज लेंथेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड्स डिनोटेड बाय LN। लेंथेनॉइड्स को बेटा LN से डिनोट करते हैं एंड LN इज द जनरल सिंबल फॉर ऑल द लेंथेनॉइड्स। LA था लैंथेनम के लिए, प्लीज उसको उससे मिस इंटरप्रेट मत करना। LA was for the lanthanum, LN is for all the lanthanoids। सारे के सारे lantanoids को एक कॉमन सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विच इज LN, ठीक है। चलो, सो द lanthanoids are from atomic number 58 to 71 if we are excluding the lanthanum, and if we are including the lanthanum then it is from 57 to 71, total 15 elements would be there. The general electronic configuration of lanthanoids is xenon 4f1 to 14, 5d0 to 1, 6s2. Xenon 4f1 to 14, 5d1, 6s2 is the general electronic configuration of all the lanthanoids. अब हमारे को सारे लेंथेनॉइड्स को याद नहीं रखना है, कुछ लेंथेनॉइड्स को याद रखना है। जिनको याद रखना है, आई एम राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन फॉर देम। वी हैव टू रिमेंबर द कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑल ऑफ देम। स्टार्टिंग विद लेंथेनम, अगर मैं आता हूं लेंथेनम पे 0 to 1 होगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ देखा ना अभी यहाँ पे डी में 1 आ चुका था, उसके बाद तो सारे डी एफ ब्लॉक आ गए, यहाँ पे 2 आएगा तो 0 या 1 हो सकता है। कभी एक्सेप्शन के लिए 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, सो दैट कैन वेरी, बट 1 से ज्यादा नहीं आएंगे क्योंकि 1 से ज्यादा हाफ नियम से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सो लेंथेनम इज xenon, सिंस मैंने बोला उसमें 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 4f0, 5d1, 6s2, दिस इज लेंथेनम। लेंथेनम के बाद कम्स इज द सीरियम, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक, that is xenon 4f1, 5d1, 6s2, 4f1, 5d1, 6s2. After cerium we need to remember europium, EU, that is europium, which is xenon 4f7, 5d0, 6s2. After europium we need to remember with GD, which is gadolinium, GD, which is gadolinium. So it is xenon 4f7, 5d1, 6s2, 4f7, 5d1, 6s2. Then comes is TB, that is terbium, xenon 4f9, 5d0, 6s2. This is terbium. After terbium there comes YB, that is ytterbium, YB, which is ytterbium, YTTERBIUM, ytterbium. Xenon 4f14, 5d0, 6s2, and at the last comes is lutetium, which is xenon 4f14, 5d1, 6s2. These are the configurations of 7 elements that we need to remember. All others we need not to remember. Lanthanum, cerium, europium, gadolinium,
टर्बियम, येटरबियम एंड ल्यूटिटियम, टोटल 7 एलिमेंट्स। हाँ, वो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड के लिए वो डी में 0 या 1 हो सकता है, वो वाला केस है यहाँ पे भी सेम। क्लियर? और बेटा जो एनर्जी गैप होता है 4f 5d और 6s में, द एनर्जी गैप इज वेरी स्मॉल। Because of that particular reason, the electrons of 4f, 5d and 6s all three participate in the bond formation. तीनों के electrons bond formation में participate कर सकते हैं because of the small energy gap between the 4f, 5d and 6s. Clear इतनी बात? चलिए आगे. Now comes the oxidation state. Configurations हमने देख ली सारी की सारी. Now comes is the oxidation state. जैसे D block में हमने पढ़ा था that D block elements show a variety of oxidation state. They show a variable oxidation states. Manganese की जैसे आपने देखी, it shows the oxidation state ranging from +2 to +7. सारी की सारी oxidation states वो show करता था, +2, +3, +4, +5, +6, +7, all from +2 to +7. Similarly, D block elements also, F block elements also shows, that is lanthanoids also show a variety of oxidation state ranging from lanthanoids, that is Ln जो है वैरायटी शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 से +7 तक ये भी शो कर सकते हैं, बट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी उसकी अलग बात है, बट दे कैन शो अ वैरायटी इन द ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजिंग फ्रॉम +2 टू +7 तक ये भी शो करते हैं, ठीक है, जिसमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज Ln3+, मतलब +3 में सारे के सारे lanthanolids आर वेरी मच हाईली स्टेबल. +3 इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द lanthanolids. चाहे कोई सा भी lanthanolid हो, +3 तो उसके लिए स्टेबल है ही है. अपार्ट फ्रॉम +3 एनी अदर कैन बी स्टेबल, बट +3 इज द स्टेट विच इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑल द lanthanolids. क्लियर? ठीक है. अब some of the lanthanoids are there which shows +2 as well as some of the lanthanoids are there which shows +4 oxidation state as well. So अगर मैं +2 वाले lanthanoids की बात करता हूं तो there is europium which has the configuration of xenon 4f7 5d0 6s2 और ytterbium which has configuration of 4f14 5d0 6s2. अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो बेटा these two elements are there which shows the oxidation state of +2. ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. Why? Because अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे बेटा, so both of them will become very highly stable, that is they would be the half filled or fully filled configuration in that. 4f7 हो जाएगा इसका, that is a half filled configuration, और इसका 4f14 हो जाएगा which is the fully filled configuration. So europium and ytterbium both shows the configuration of +2. 4f7 5d0 6s0 and ytterbium same, Yb2+ is xenon 4f14 5d0 6s0. क्लियर? सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं किसकी, दैट इज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, तो सम ऑफ देम शोज द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल. जैसे फॉर एग्जांपल सीरियम, अगर मैं सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं बेटा, इट इज xenon 4f1 5d1 6s2. एंड सिमिलरली अगर मैं टर्बियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं TB, तो इट इज xenon 4f9 5d0 6s2. ये है. बोथ ऑफ देम
चाहे मैं सीरियम की बात करूं चाहे मैं टर्बियम की बात करूं, दे बोथ शोज द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों के दोनों +4 शो करते हैं। जैसे सीरियम 4+ इज जिनॉन 4f0 5d0 6s0। ऐसे ही टर्बियम Tb shows 4+ as xenon 4f7 5d0 6s0 4f7 5d0 6s0। so they both shows +4 oxidation state। चाहे कोई +2 में हो, +4 में हो या किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, then also the +3 oxidation state for all the lanthanoids is very highly stable oxidation state. It is the group oxidation state in which all the lanthanoids are very highly stable, all of them। मैंने बोला बेटा +3 oxidation state of all the lanthanoids is very highly stable। चाहे +2 में वो स्टेबल हो रहा है, चाहे +4 में वो स्टेबल हो रहा है, बट +2 और +4 से भी ज्यादा स्टेबल कौन होएगी? +3 होएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सच थिंग कि वो उसमें हाफ फिल्ड हो रहा है नहीं हो रहा, फुली फिल्ड हो रहा है नहीं हो रहा, नोबल गैस बन रही है नहीं बन रही। द +3 स्टेट वुड बी द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑल द lanthanolids बिकॉज दैट इज द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। और हमने लास्ट क्लास में बात भी करी थी, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है? क्योंकि जो डेल्टा H की वैल्यू होती है वो 3 चीजों पे डिपेंड करती थी, इफ यू रिमेंबर, दैट इज सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन तीनों का सम जो आएगा बेटा, अगर वो सम जितना ज्यादा नेगेटिव आएगा, मतलब ये डेल्टा H की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव आएगी किसी भी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, वी वुड से दैट दैट पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इज एक्सट्रीमली स्टेबल। डेल्टा H नेगेटिव आने का मतलब द एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, और हम कहते हैं जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना मेरे लिए फेवरेबल है वो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। सो दीज टू, this and this are the ones which are being supplied। ये दोनों सप्लाई होती हैं, and this is the one which is being released। so released वाली एनर्जी अगर सप्लाइड वाली एनर्जी से ज्यादा होगी तो डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव्स में आएगी, और अगर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव्स में आ रही है और जितनी ज्यादा नेगेटिव में आएगी उतनी ज्यादा वो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। तो lanthanolids के लिए +3 तो स्टेबल है ही है, सारे के सारे lanthanolids के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर थिंग। अब अगर मैं बात करता हूं बेटा यूरोपियम और येटरबियम, मैंने क्या बोला अभी, दैट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू दैट ऑफ एनी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है? तो +2 से किस में जाना चाहेंगे? अगर +2 से +3 में जाएंगे तो खुद क्या हो रहे हैं? Are they being oxidized or are they being reduced? They are being oxidized, क्योंकि increase in oxidation number मतलब oxidation, loss of electron हो रहा है तो मतलब oxidation। so अगर ये खुद oxidize होंगे, जब इससे ये +3 में जाएंगे Ln3+ में, खुद oxidize हो रहे हैं मतलब दूसरों को reduce करेंगे। so we can say that these two act as the good reducing agents। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं किसकी, सीरियम और टर्बियम की, तो सीरियम एंड टर्बियम आर स्टेबल इन +4, बट +4 से ज्यादा स्टेबल वो +3 में होंगे। +4 से +3 में जब जाएंगे तो खुद क्या हो रहे हैं? रिड्यूस। अगर वो खुद रिड्यूस हो रहे हैं तो दूसरों को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल देम टू बी द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को एक और नाम देते हैं गुड एनालिटिकल एजेंट्स। गुड एनालिटिकल एजेंट्स, we also call them to be the good analytical agents।
ठीक है. So europium and ytterbium are stable in +2 and terbium and cerium are stable in +4, but +2 और +4 से ज्यादा भी stable oxidation state कौन सी होती है? +3. So both of them would try to change to +3 oxidation state, and in doing so either they would be undergoing oxidation or they would be undergoing reduction, according to which they would be acting as good oxidizing agents or good reducing agents. इतनी बात क्लियर? एवरीथिंग चल सकते हैं आगे. ठीक है. नाउ इसके बाद अब हम लोगों के पास बात आती है अबाउट द थिंग दैट कि जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने क्या कहा, कलर्ड थे, दे शो स्पेसिफिक कलर, वैसे ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कलर्ड इन नेचर, दे आल्सो एग्जिबिट कलर, दे आल्सो शो कलर. कलर एज वेल एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात आती है, मैग्नेटिक बिहेवियर की बात आती है, हाउ दे एक्ट मैग्नेटिकली. सो अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, मैग्नेटिक नेचर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करता हूं अगर, तो हमने मैग्नेटिक नेचर बेटा दो टाइप से पढ़ रखा है. एक हमने पढ़ा है क्या, दैट दे वुड बी आइदर डायामैग्नेटिक इन नेचर और दे वुड बी आइदर पैरामैग्नेटिक इन नेचर. सो डाया और पैरा किससे डिसाइड होता है? डाया पैरा इज बीइंग डिसाइडेड बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. हमने सीखा था अगर एक सिंगल भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो दैट पर्टिकुलर कंपाउंड वुड बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, देन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड वुड बी diamagnetic in nature. So if I want to say, I can say that F0 and F14 configuration have no unpaired electron in them. F0 में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और F14 में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग पेयर्ड, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो these configurations are diamagnetic in nature. सिमिलरली अगर हम बात करें F1 से F13 के लिए, F1 हो, F2 हो, F3 हो, F4 हो, जितना भी F हो, F1 से F13 के लिए अगर हम बात करेंगे तो इट वुड बी paramagnetic in nature because they would be having at least one unpaired electron, because of which I can call them to be paramagnetic in nature. ठीक है. सिमिलरली कलर भी इसी बेसिस पे होता है. सो गोइंग फॉर द कलर एग्जिबिटेड बाय एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कलर के लिए हमने दो चीजें पढ़ी थी, हमने कोऑर्डिनेशन में ही पढ़ा था. दो चीजें थी कलर के लिए, क्या? एक था किसी भी एलिमेंट को कलर अगर एग्जिबिट करना है देन दैट शुड बी हैविंग विद एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. एक ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना कंपल्सेशन है. जैसे हमने डी ब्लॉक में बात करी थी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बाद अगर वहां पे डी डी ट्रांजिशन हो रही है, किससे? T2G से EG में ट्रेवल कर रहा है, EG से फिर वापसी T2G में आ रहा है, कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब होएगी, वही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होएगी. दैट रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी लाइंग समवेयर इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो आपको शो करता था. सिमिलरली द केस ओवर हियर इन द एफ ब्लॉक. यहाँ पे हम डी ट्रांजिशन ना बोल के क्या बोलते हैं? एफ ट्रांजिशन. मतलब एक एफ सबशेल से दूसरे एफ सबशेल में ट्रांजिट अगर होगा तो वो कलर शो करेगा, अगर नहीं हो पाएगा तो कलर शो नहीं करेगा. तो वी कैन से दैट F0 एंड F14 कॉन्फ़िगरेशन आर कलरलेस एंड F12, F13, F12, F13 are colored in nature. Clear?
चले आगे। ठीक है, now let's move further. There is a case that ionization enthalpy, क्या होती थी, जल्दी से कोई बता दो मुझे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कम से कम कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी एटम में से, आउटर मोस्ट शेल में से उसके गैशियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इन जनरल हमने पढ़ा था दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इट डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। लेफ्ट टू राइट जाते हुए इंक्रीज करती है एंड डाउन द ग्रुप आते हुए डिक्रीज करती है। अगर मैं लेंथेनॉइड्स की बात करूंगा तो बेटा लेंथेनॉइड्स कहां से कहां मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली, डाउन द ग्रुप तो है नहीं, क्योंकि लेंथेनॉइड्स के नीचे एक्टिनॉइड्स आ जाते हैं। तो लेंथेनॉइड्स में आयोनाइजेशन एंथैल्पी increases as we move from सीरियम टू ल्यूटीटियम। सीरियम से ल्यूटीटियम पे जाते हुए आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है इन द केस ऑफ द लेंथेनॉइड्स। क्लियर? ठीक है, आपसे क्वेश्चन बोल देता है दैट is Ce3 plus ion paramagnetic in nature or diamagnetic in nature, and calculate the magnetic moment of Ce3 plus ion on the basis of spin only formula। ये डाया है या पैरा है ये चेक करो, उसके बाद you need to calculate the magnetic moment of Ce3 plus ion on the basis of spin only formula। जल्दी से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करो। फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर इट। सो 3 प्लस आयन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इट वुड बी 4f1 5d0 6s0, क्योंकि सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है ज़ेनॉन 4f1 5d1 6s2, और Ce3 प्लस आयन अगर आपको लिखना है तो 3 प्लस आयन वुड बी ज़ेनॉन 4f1 5d0 6s0, since there is one unpaired electron over here, so it is paramagnetic in nature। और spin only formula is this, mu is equal to under root of n into n plus 2 Bohr magneton। यहाँ पे number of unpaired electron 1 है, तो 1 into 1 plus 2 that comes out to be √3 Bohr magneton। क्लियर? चलें आगे। ठीक है, मूविंग फर्दर बेटा, एटॉमिक और आयनिक साइज और एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, कुछ भी कह सकते हैं दोनों में से। और इसी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को ही हम अभी
इन टर्म्स ऑफ लेंथेनॉइड्स जब पढ़ेंगे तो इसको हम नाम देते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। याद होगा जब सबसे पहली क्लास स्टार्ट करी थी मैंने डी ब्लॉक की, तो मैंने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वहां पे आपको बताई थी, किस टर्म्स में बताई थी वो भी अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, एटॉमिक साइज की जनरली अगर मैं बात करता हूं तो एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाते हुए डिक्रीज होता है। व्हाई? बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या यू कैन से द nuclear charge is increasing as well as the number of electrons are also increasing, so the attraction between the electrons and the nucleus increases. जितनी ज्यादा attraction बढ़ेगी उतना साइज डिक्रीज होगा। तो लेंथेनॉइड्स में भी ऐसा ही होता है, जनरली लेंथेनॉइड्स में भी साइज डिक्रीज होता है एज वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और लेंथेनॉइड्स में लेफ्ट टू राइट ही जाते हैं हम। अब अगर मैं लेंथेनॉइड्स की जनरली बात कर रहे हो आप कहां से, सीरियम से वी आर मूविंग टूवर्ड्स ल्यूटिटियम। हर कॉन्जिक्यूटिव स्टेप पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने की वजह से हमारे पास देयर इज अ केस दैट आपका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड होते जा रहे हैं। बट द कंस्ट्रेन ओवर हियर, एटॉमिक साइज डिक्रीज होने का एक रीजन यहाँ पे ये भी होता है कि जो लेंथेनॉइड्स में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं वो किस में ऐड होते हैं, 4f ऑर्बिटल में ऐड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सीरियम में अगर आप बात करोगे तो 4f1 होता है, ल्यूटिटियम तक आते आते 4f14 हो जाता है, यही होता है। एंड द स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द 4f सबशेल इज वेरी पुअर। शील्डिंग इफेक्ट S का सबसे अच्छा होता है, देन कम्स एस P, देन कम्स एस D एंड एट द लास्ट इज F। तो 4f सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो बेटा बहुत पुअर होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर पाता है बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द 4f सबशेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसी चीज को जो लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज डिक्रीज होता है, दिस ओनली वी टर्म इट टू बी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हेडिंग दे दो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। होता क्या है सबसे पहली बात लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, देन कि व्हाट आर द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है और इसकी वजह से क्या चीज होती है, वो ये तीन चीजें हमसे पूछता है। तो सबसे पहले लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लिखते हैं, क्या होता है, राइट डाउन। The steady decrease in the steady decrease in the steady decrease in atomic और ionic radii the steady decrease in atomic or ionic radii of lanthanoid elements as we move from left to right from cerium to lutetium is termed as या is known as lanthanoid contraction। उसी डिक्रीज इन साइज को बेटा क्या नाम देते हो आप, वी कॉल दैट डिक्रीज इन साइज इन द लेंथेनॉइड्स टू बी द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
क्लियर है बात? होता क्यों है? Because of the poor shielding effect. Poor shielding effect से nucleus attracts the outermost shell electrons very strongly towards it, because of which the atomic size starts decreasing. Shielding effect क्या होता था? Shielding effect होता है nucleus जो है, this is nucleus, first shell, second shell, third shell and so on and so forth, जो भी shell होंगे. तो ये जो nucleus है, इस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं लास्ट वाले, तो न्यूक्लियस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे जो अपना अट्रैक्शन दिखाएगा वो डिपेंड करेगा इनर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उस पे. तो कहते हैं जितने ज्यादा इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आर देयर बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल, उतना आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होएगा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होएगा, प्रोटेक्शन ज्यादा होएगी. किसकी? आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की. किससे? न्यूक्लियस से. सो दैट प्रोटेक्शन दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स फॉर द आउटरमोस्ट शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, वी कॉल इट टू बी द शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट. 4f में बड़े सारे होते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द 4f सबशेल. s का साइज होता था स्फेरिकली सिमेट्रिकल, p का साइज होता था डम्बल शेप, d का साइज होता है डबल डम्बल शेप. तो साइज उसका क्या होता है? कुछ ऐसा होता है कि वो ज्यादा प्रोटेक्शन दिखा नहीं पाता आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए. बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर देता है और साइज डिक्रीज हो जाता है. क्लियर है बात? पक्का? So in the case of the F block elements, since the electrons are being filled in the 5f subshell and which has a poor shielding effect, the nucleus attracts the outermost shell electrons very strongly towards it and the atomic size decreases as we move from cerium to. This is the cause for the lengthenoid contraction. इतनी बात क्लियर है? Now comes the case of the consequence. Consequence आप पहले भी पढ़ चुके हो. क्या कॉन्सिक्वेंस पढ़ा था हमने? कॉन्सिक्वेंस पढ़ा था दैट द जनरल ट्रेंड ये होता था, होना चाहिए था 3D का साइज 4D से छोटा, 4D का साइज 5D से छोटा, क्योंकि जब आप डाउन द ग्रुप आ रहे हो, शेल नंबर बढ़ रहा है, तो साइज शुड इंक्रीज. बट ये ना होके क्या हो जाता था? 4D और 5D का साइज अप्रोक्सीमेटली इट बिकम्स आइडेंटिकल. 4D और 5D का साइज अप्रोक्सीमेटली बिकम्स आइडेंटिकल, जबकि 4D से 5D पे जाते हुए देयर शुड बी अ डिक्रीज इन साइज, बट वो डिक्रीज ना होके इट ऑलमोस्ट बिकम्स आइडेंटिकल. दिस आइडेंटिकल size of 4D and 5D elements we call that this is because of the major consequence of D block lengthenoid contraction is this only, that the 4D and 5D series elements almost size becomes constant, identical. Why? Because of lengthenoid contraction. अब बात आती है कैसे. देखो 3D, 4D, 5D, स्कैंडियम, टाइटेनियम, यट्रियम, जिरकोनियम, लेंथेनम, हाफनियम एंड लेंथेनॉइड्स. यही है बेटा चीज, यही सीखा ना अभी तक, यही बात है. लेंथेनॉइड्स कहाँ होते हैं? लेंथेनम और हाफनियम के बीच में होते हैं. दैट इज फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटिटियम. वुड दिस बी द केस? यहां पे प्लेस नहीं करते हम इनको क्योंकि स्पेस अवेलेबल नहीं है, बट एक्चुअल में तो ये यहीं पर होने चाहिए थे, क्योंकि सीधा 57 से आप 72 पे जंप करते हो. बट यहां पे अगर आप देखोगे तो यू जंप फ्रॉम 39 टू जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आएगा आफ्टर 14 एलिमेंट्स, सॉरी 39 टू 40. यहाँ पे तो होते नहीं कोई.
39 से 40 पे जाते हो, यही हो रहा है। तो यहां से यहां पे जाते हुए देयर इज एन इंक्रीज ऑफ +1 न्यूक्लियर चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा। बट जब आप लेंथेनॉइड्स पे हो यहाँ पे, तो लेंथेनम से हाफनियम पे जाते हुए इन बिटवीन देयर आर 15 एलिमेंट्स और 14 एलिमेंट्स इन बिटवीन दैट आर लेंथेनॉइड्स। एक्चुअल में जो साइज इंक्रीज होना चाहिए था, मान लो जिरकोन यट्रबियम का साइज मान लो आपके पास 150 पिकोमीटर्स है। आई एम टेकिंग इट हाइपोथेटिकली, प्लीज डोंट टेक इट दैट कि 150 ही होता है, मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं। मान लो 150 पिकोमीटर अगर इसका साइज है, डाउन द ग्रुप आते हुए यट्रियम से लेंथेनम पे आते हुए इसका साइज क्या हो जाना चाहिए था? कम कैसे हो जाएगा? इंक्रीज, क्योंकि शेल नंबर बढ़ेगा। ऐसे ही 150 से जब जिरकोनियम पे जाओगे तो इट शुड बिकम, मान लो 140 हो जाना चाहिए। अब जब जिरकोनियम से हाफनियम पे आओगे तो अगेन इट शुड कम आउट टू बी 150 अराउंड, यही आना चाहिए था ना। बट ये आ किसके अराउंड जाता है? 140 के अराउंड। 140 आ जाए, 141 आ जाए, 139 आ जाए, क्लोजर टू दैट ऑफ द अपर एलिमेंट ओनली, इंक्रीज नहीं होता उतना जो होना चाहिए था। Why is it so? Because there is an additional decrease of size due to the lengthenoid contraction. ये 160 था, जब आप नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओगे तो मान लो सीरियम क्या हो गया 158, नेक्स्ट जाओगे तो 157, 156, ल्यूटीटियम तक आते आते इट बिकम्स 142, और ल्यूटीटियम के बाद जब आप हाफनियम पे आओगे तो इवेंचुअली 142 से छोटा ही साइज आएगा ना। So due to the extra decrease in size because of lengthenoid contraction, the elements which lie after lengthenoids, in them the size of the 4D series and the 5D series elements becomes identical. इन दोनों का साइज आइडेंटिकल नहीं होएगा बेटा, क्योंकि अभी तक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हैवंट केम इनटू प्ले। वो कब आएगा? लेंथेनॉइड के बाद। तो लेंथेनॉइड के बाद वाले जो भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे जिरकोनियम, हाफनियम, दे बोथ हैव देयर आइडेंटिकल साइजेस। व्हाई? बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ एडिशनल डिक्रीज ऑफ साइज ड्यू टू लेंथेनॉइड्स। और ये खाली इसी में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होएगा, इसके आगे जो भी एलिमेंट्स आएंगे 4D और 5D में, दे ऑल वुड बी हैविंग देयर साइजेस आइडेंटिकल टू वन अनदर बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बोलो बेटा, जो इंक्रीज इन साइज होना चाहिए था यहां से यहां पे बिकॉज ऑफ शेल इंक्रीज, दैट इज बीइंग इवेंचुअली कंपनसेटेड बाय द एडिशनल डिक्रीज ऑफ साइज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एम आई क्लियर? very 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 important question. What is lengthenoid contraction and what are the causes and consequences of lengthenoid contraction? Minimum of 2 marks, maximum of 3 marks, but it's a very important question. लेंथेनॉइड्स का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है टीचर का, अगर पूछते हैं तो। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लेता था, एब्जॉर्प्शन बैंड्स इन लेंथेनॉइड्स आर वेरी नैरो। बोलता था एब्जॉर्प्शन बैंड्स इन लेंथेनॉइड्स आर वेरी नैरो। कहने का मतलब है बेटा, लेंथेनॉइड्स में क्या होता है, देयर इज 4F 5D 6S, यही होता है। बोलता है एब्जॉर्प्शन बैंड्स इन लेंथेनॉइड्स आर वेरी नैरो। कहने का मतलब कि अगर एक सबशेल से दूसरे सबशेल पे जब इलेक्ट्रॉन को जंप करना है तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जंप करेगा दैट इज वेरी नैरो। एब्जॉर्प्शन बैंड जो बन रहा है वो बहुत स्मॉल बैंड बन रहा है, बहुत नैरो बैंड बन रहा है। व्हाई इज इट सो? बिकॉज द एनर्जी गैप बिटवीन द 4F 5D and 6S is very small. Because of that particular reason, the absorption bands in lanthanoids are very narrow because of the small energy gap between 4F 5D and 6S. Here, पक्का? चलें आगे, कोई डाउट्स किसी को?
बिकॉज आई थिंक लेंथेनॉइड्स की सारी प्रॉपर्टीज आई हैव डिस्कस्ड विद यू. कुछ पूछना है तो प्लीज आस्क, एल्स एक लास्ट चीज मैं लेंथेनॉइड्स में बता रहा हूँ एंड देन वी वुड स्विच ओवर टू द एक्टिनॉइड्स. है कुछ? चलो नोट डाउन कर लिया सबने, चले आगे. ठीक है, क्या कह रहा है? 5F होएगा एक्टिनॉइड्स में. लेंथेनॉइड्स में 4F 5D 6S. 5D सीरीज में लाई करते हैं आपके पास लेंथेनॉइड्स और 6D सीरीज में लाई करते हैं एक्टिनॉइड्स. किन दोनों के बीच में? तीनों में. 4F 5D और 6S तीनों में एनर्जी गैप बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से दे कैन जंप फ्रॉम वन टू अनदर. अगर याद होगा हम लोगों ने 11th में एक रूल पढ़ा था, ऑफबूस प्रिंसिपल. उसने एक चीज हमको सिखाई थी, N+L वैल्यू. याद है कुछ ऐसा? N होता था शेल नंबर, L होता था सब शेल, था ऐसा ही कुछ. तो N+L वैल्यू के बेसिस पे हम डिसाइड करते थे किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है. 4F 5D 6S जो है हम एनर्जी उसी बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि किसकी एनर्जी ज़्यादा और कम वाली बात है. इसी के बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी करते थे. हम क्या कहते थे? जिसकी N+L वैल्यू छोटी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन फिल पहले होएगा कंपेयर टू दैट ऑफ जिसकी N+L वैल्यू बड़ी होगी. अगर कभी किसी दो ऑर्बिटल्स की N+L वैल्यू सेम आ जाती थी तो हम कहते थे जिसकी N वैल्यू छोटी होएगी उसकी एनर्जी कम होएगी, जिसकी N वैल्यू बड़ी होएगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होएगी. जैसे 3D और 4S. 3D और 4S नहीं, 3P 3D 4S. जब हम इनकी बात करते थे तो बेटा 3P की और हम आगे चलते हैं 3D की और 4S की, तो एनर्जी फिलिंग जो इलेक्ट्रॉन्स की दिखाते थे आप इसी बेसिस पे दिखाते थे कि N+L वैल्यू किसकी बड़ी है. L वैल्यू किससे डिसाइड होती थी? S P D F. S की L वैल्यू होती थी 0, P की 1, D की 2, F की 3. ये होती थी L वैल्यूज फॉर द SPDF सबशेल्स. और L वैल्यू होती क्या थी? एजिमुथल क्वांटम नंबर होता था. 4 क्वांटम नंबर्स आपने पढ़े थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर. दिस इज द सब्सिडरी क्वांटम नंबर. चलो आगे बढ़ते हैं. अब लास्ट चीज आती है आपके पास, दैट इज यूजेस ऑफ द लेंथेनॉइड्स. लेंथेनॉइड का सबसे मेजर यूज होता है बेटा, दे फॉर्म अ टाइप ऑफ मेटल गिवन द नेम ऑफ द मिश मेटल. They form a type of metal. It's not a metal, you can say it's an alloy, but we call it to be the mish metal. Mish metal is basically a metal being formed by 95% lanthanide plus 5% iron plus some other element in traces, that is sulfur, carbon, magnesium and other element in traces. This is the composition of mish metal. आपसे पूछ सकता है what is mish metal? It is a metal being prepared by 95% lanthanoid metal, near to about 5% iron and magnesium, sulfur, carbon in traces. बेटा lanthanide नहीं, पूरा कोई भी metal lanthanide का with that 5% iron, तभी मैंने यहाँ पे Ln लिखा है, La नहीं लिखा. Ln is any of the lanthanoid element with 5% iron and traces of sulfur, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑल्सो, कार्बन, उन सब ट्रेसेस से आपका क्या बनता है? मिश मेटल. बता रहा हूं मिश मेटल का सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है बेटा, दैट दिस इज बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग द bullet shells. The bullet that goes
इन द फ्रंट जो उसका छल्ला आके पीछे गिरता है बुलेट का, वो शेल जो होता है, दैट शेल इज बेसिकली मेड अप ऑफ द मिश मेटल. ऐसे ही लाइटर के फ्लिंट्स होते हैं, लाइटर फ्लिंट्स एंड द मिश एंड द बुलेट शेल्स आर द मेजर यूजेस ऑफ द मिश मेटल. द बुलेट शेल एंड लाइटर फ्लिंट्स, लाइटर में भी जो एलिमेंट यूज होता है, मेटल यूज होता है, उस वो किसका यूज होता है, दैट इज ऑफ द मिश मेटल. क्लियर? कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम्स? With this the lanthanoid part is being done. Lanthanoids पूरा बता दिया है, everything for the lanthanoids is being done now. इसके बाद हमारे पास बात आती है actinoids की. Give the heading actinoids now. Yes, so next is the thing that is actinoids. एक चीज lanthanolids में हमने, मेरे ख्याल से आपने ये चीज लिखी थी that there is a ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, जब आप नोट डाउन किया होगा शायद, मैंने वहाँ पे वैरायटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको बताई थी. तो वैरायटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू द +2 +3 +4, उससे ज़्यादा आगे वो नहीं शो करते. तो जहाँ पे अगर हमने मेरे ख्याल से +2 से +7 लिखा था, +7 तक नहीं, मेजॉरिटी ऑफ देम, मतलब एवरी वन ऑफ देम शोज +3, but some of them shows +2 and some of them shows +4, but then also +3 is the more stable. So there is +2 +3 and +4 that is being shown by the lanthanoids. +7 नहीं show करता, +2 +3 +4. Coming over to now is the actinoids. Actinoids denoted by अगर मैं किसी भी एक्टिनोइड की बात करता हूँ, हाँ, और एक मेजर बात कि लेंथेनोइड्स का नाम, लेंथेनोइड्स या 4D सीरीज का, 4F सीरीज का नाम लेंथेनोइड्स और 5F सीरीज का नाम एक्टिनोइड्स क्यों रखा गया? द मेजर थिंग इज दैट जो 4F सीरीज है, 4F सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट, तो ये हमने बात करी थी, दिस, सिंस लेंथेनॉइड सीरीज का या 4F सीरीज का, 5D सीरीज का या 4F सीरीज का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, दैट इज लेंथेनम. On the basis of lanthanum we have given it the name of lanthanoids. Similarly इसका first element actinum होता है, that's why the name of the series is being given on the basis of actinum as actinoids because of the first element. ठीक है, though lanthanum and actinum are not the F block elements, but they are resembling to the properties of all the 4F series element and 5F series element. Because of that reason, on that particular basis we have given 4F series to be the name of lanthanoids and 5F series to be the name of actinoids on the basis of their first element. Got it? चल, अगर एक्टिनोइड्स की बात करता हूं बेटा, तो इट इज द 5F सीरीज. कहां से कहां तक होती है? इट इज फ्रॉम 90 to 103, दैट इज फ्रॉम थोरियम टू lawrencium. From thorium to lawrencium is the actinoid series. एक्टिनम की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप चेक करोगे तो एक्टिनम की कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी F में इलेक्ट्रॉन नहीं होता. दैट्स व्हाई एक्टिनम इज नॉट included in the F block element. It is a D block element. तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर एक्टिनोइड्स की बोलूंगा तो इट इज रेडॉन, दैट इज अ नोबल गैस, रेडॉन. 5F 1 to 14, 6D 0 to 1 and 7S2. बेटा एक्चुअल में इसमें it should have been 0 to 14.
बट आप देखोगे कहीं पर भी आपको किसी भी बुक में आप देखोगे इट वुड बी गिवन टू अस एज 5F 1 to 14 नॉट 0 to 14. I would show you why it should have been 0 to 14 but मिलता है आपको हर जगह 1 to 14 ही, तो that's why I have written it as 1 to 14 only. अगर हम लेंथ एक्टिनम की बात कर रहे हैं तो एक्टिनम में क्या होता है, इट इज 5F0 6D1 7S2. It is Rn 5F0 6D1 7S2. ठीक है, अब कमिंग वो तो फिक्स रहेगा ना, जैसे वहां पे 6S था, S में नहीं होता, D में होता चेंजेस. नाउ अगर मैं थोरियम की बात करता हूं बेटा, तो थोरियम इज रेडॉन 5F0 6D2 7S. थोरियम तो डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, इट इज एन एफ ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज थोरियम इज एटॉमिक नंबर 90. आपसे क्वेश्चन बोला जाता है व्हाट इज एक्सेप्शनल अबाउट थोरियम. द एक्सेप्शनल थिंग अबाउट थोरियम इज दैट देयर इज नो electron in the F subshell in thorium, but then also it is being placed in the 5F series, that is actinoid series. This is exceptional about thorium. मैंने क्या बोला, इसीलिए that this configuration should have been from 4F 0 to 14, 5F 0 to 14, 6D 0 to 2. ये देखो, हमने जब बोला 0 to 1 है तो 2 कैसे आ गया, फिर यहाँ पे हमने बोला 1 to 14 है तो यहाँ पे 0 कैसे आ गया. तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है जो हर एलिमेंट फॉलो करे उस पर्टिकुलर सीरीज का. तो फर्स्ट एलिमेंट थोरियम ही है, वो फॉलो नहीं करता. बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन इट शुड हैव बीन, बट कहीं पर भी आपको मिलता है तो 1 to 14 वाला ही मिलता है, तो वी वुड रिमेंबर दैट ओनली. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज एक्सेप्शनल अबाउट थोरियम. तो थोरियम के लिए एक्सेप्शनल क्या है, दैट देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन द 5F सबशेल, बट देन ऑल्सो इट इज इंक्लूडेड इन द एक्टिनॉइड सीरीज. 5F में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फिर भी एक्टिनॉइड सीरीज में इंक्लूडेड होता है. दिस इज एक्सेप्शनल अबाउट थोरियम. नहीं करा जाता, किसने बोला करा जाता है बेटा, इसमें भी नहीं करते. मैंने तो बोला एक्टिनम को कहां बोला करते हैं, थोरियम को करते हैं, क्योंकि थोरियम resembles to all the properties of the actinoid series. सारी की सारी जो actinoid series की properties है, actinoids की जो reactions है, सब चीजें, that is being shown by the thorium. That's why thorium is a F block element. According to the configuration देखोगे तो नहीं दिख रहा आपको कि F में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, but else apart from the configuration each and everything is being resemblance with the actinoids. Clear? आगे चलते हैं थोड़ा सा. Now comes the case that actinoids, चाहे आप कोई सा भी उठा लो, अब लास्ट एक्टिनॉइड लॉरेंशियम होता है जैसे LR, हमको औरों की कॉन्फ़िगरेशंस याद नहीं रख ली इसलिए मैंने नहीं लिखवाई आपको. इट वुड बी 5F14 6D1 7S2. दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर द लॉरेंशियम. बात आती है हम लोगों के पास दैट in the lanthanoids we have said that the group oxidation state of all the lanthanoid was +3. some of them were showing +2 and some of them were showing +4, but group oxidation state +3 थी, हमने बात करी. बट एक्टिनॉइड के केस की अगर बात बोलता हूँ तो बेटा एक्टिनॉइड हैव नो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट एज सच. कोई ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती. दे शो अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स रेंजिंग फ्रॉम +3 to +7. They have a variety of oxidation state ranging from +3 to +7. और कोई इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती. हमें क्या देखना पड़ेगा, किसमें वो हाफ फिल्ड हो रहा है, फुली फिल्ड हो रहा है या नोबल गैस हो रही है, उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू डिसाइड अबाउट द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ देम. दे हैव नो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट की इसमें तो सारे के सारे स्टेबल होंगे ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है जैसा लेंथेनॉइड्स में था कि +3 में सारे लेंथेनॉइड्स स्टेबल थे.
इट इज नॉट द केस ओवर हियर इन एक्टिनॉइड्स. क्यों? क्योंकि एक्टिनॉइड्स में बेटा 5F 6D और 7S में जो एनर्जी गैप होता है वो लेंथेनॉइड से भी कम होता है, बिकॉज ऑफ विच द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 5F 6D एंड 7S ऑल थ्री पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ज्यादा आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलेंगी. बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन there is a variety in the oxidation states ranging from +3 to +7 and they don't have any such stable group oxidation state. चले आगे. क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं. इसके बाद आपके पास बात आती है दैट इज अबाउट द थिंग दैट लेंथेनॉइड्स वर वेरी मच हाईली रिएक्टिव इन नेचर. बट अगर एक्टिनॉइड्स की बात करूंगा तो एक्टिनॉइड्स आर फार मच रिएक्टिव कंपेयर टू दैट ऑफ लेंथेनॉइड्स, क्योंकि एक्टिनॉइड्स में सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर. लोरेंशियम, प्लूटोनियम, जो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर देयर इन द actinoids. So actinoids are far much more reactive compared to that of the lanthanoid because they are radioactive in nature. They show the radioactive decay, alpha decay, gamma decay, beta decay show करते हैं. Because of that particular reason they are very highly reactive compared to that of lanthanoids. ठीक है. Then comes the case of, अगर मैं magnetic character की बात करूंगा तो फिर magnetic character में same बात आएगी that F0 and F14 are the diamagnetic in nature because there would be no unpaired electron. F1 to F13 would be paramagnetic in nature because of the presence of the unpaired electron. कलर की बात करोगे तो F0 and F14 would be colorless in nature और F1 to F13 would be colored in nature. दो इनके properties जो होती हैं somewhat they fluctuate in their properties because variable oxidation states की वजह से. बट अगर फिर भी मैग्नेटिक करेक्टर और कलर के बारे में बात करोगे तो दैट इज बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगेन जैसे जनरली इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट जाते हुए, यहाँ पे भी क्या होएगा लेफ्ट टू राइट जाते हुए फ्रॉम थोरियम टू लोरेंशियम द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस इन द केस ऑफ द एक्टिनॉइड्स एज वेल. बात आती है मेजर इसमें दैट इज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा वैसे ही सेम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है. अब एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगी बेटा? दैट इज द स्टडी डिक्रीज इन द साइज फ्रॉम थोरियम टू लोरेंशियम. वहां पे सीरियम टू ल्यूटिटियम था, यहाँ पे थोरियम टू लोरेंशियम में जो साइज डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाते हुए, दैट डिक्रीज इन साइज आई कॉल इट टू बी द एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. सो गिव द हेडिंग एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. Actinoid contraction. Write down the steady decrease in atomic or ionic radii as we move from left to right. As we move from left to right in actinoids from thorium to lawrencium, from thorium to lawrencium is known as actinoid contraction. और ये किसकी वजह से होगी बेटा? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वुड बी बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द 5F सबशेल इलेक्ट्रॉन्स. जो 5F सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, जैसे 4F का पुअर था. F सबशेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स का ही पुअर होता है. 5F सबशेल का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से देयर इज द डिक्रीज इन
size from thorium to lawrencium, which we call it to be the actinoid contraction. एक क्वेश्चन आपसे बोलता है इसमें एक्टिनॉइड्स में दैट दी actinoid contraction is more from metal to metal, या actinoid contraction is more in successive elements as compared to that of lengthenoid contraction. कहने का मतलब किसी भी दो consecutive lengthenoids में देख लो डिक्रीज इन साइज, और किसी भी दो consecutive actinoids में देख लो डिक्रीज इन साइज, it says that actinoid contraction is more from element to element then lengthenoid contraction. Why और comment. क्वेश्चन पता लगा क्या बोला मैंने? कोई भी दो सक्सेसिव एलिमेंट फर्स्ट सेकंड में देख लो, सेकंड थर्ड में देख लो, थर्ड फोर्थ में, किसी भी दो सक्सेसिव एलिमेंट्स ऑफ लेंथेनॉइड, किसी भी दो सक्सेसिव एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनॉइड्स में अगर आप डिक्रीज इन साइज देखोगे तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. व्हाई इज इट सो? दिस इज द क्वेश्चन. क्यों होता है ऐसा? How can we say that actinoid contraction is more from element to element than lengthenoid contraction? Why is it so? फाइव एफ का नेचर जो होता है और ज्यादा डिफ्यूज्ड इन नेचर होता है. फाइव एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट इज स्टिल पुअरर कंपेयर टू दैट ऑफ द फोर एफ शील्डिंग इफेक्ट. जितना शील्डिंग इफेक्ट पुअर होएगा उतना न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और जितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा उतना साइज और ज्यादा डिक्रीज होएगा. सो बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द 5f सबशेल इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ 4f सबशेल इलेक्ट्रॉन्स, we can say that actinoid contraction is more from element to element than lengthenoid contraction. We write it. लो जल्दी से. The screening or shielding effect of 5f subshell electrons is still poor compared to that of 4f subshell electrons, compared to that of 4f subshell electrons. बाद में बात कर लेंगे, कोई बात नहीं. Compared to that of is still poor compared to that of 4f subshell electrons, because of which the subsequent decrease in size, from element to element in lengthenoids, in actinoids is more compared to that in lengthenoids. ठीक है. आपको कभी कभी क्या बोलता है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिफरेंशिएट बिटवीन द लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. केमिकल रिएक्टिविटी, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी के बेसिस पे भी वो 2-3 के बेसिस पे डिफरेंशिएट करने के लिए बोल सकता है. सो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो lengthenoids do not show that much variety in the oxidation state. The group oxidation state for lengthenoids was +3. Some of them shows +2 as well as +4 depending upon the extra stability of half filled, fully filled or noble gas configuration. Whereas actinoids do not show any group oxidation state. It shows a variety of oxidation states ranging from +3 to +7.
अगर आप रिएक्टिविटी की बात बोलोगे तो एक्टिनॉइड्स आर फार मच मोर रिएक्टिव कंपेयर टू दैट ऑफ द lengthenoids, because actinoids are all radioactive elements, which shows the alpha beta gamma decay. Because of that reason they are highly reactive in nature. Size की बात करोगे तो actinoids show greater difference in the atomic size, decrease in the atomic size compared to that of the lengthenoids. That is, actinoid contraction is more from metal to metal या element to element than lengthenoid contraction, because of poor shielding or screening effect of the 5f subshell electron compared to that of 4f subshell electrons. Clear? Actinoids में इतनी ही बात है जो हमने डिस्कस करनी थी, और कुछ नहीं है. सिंस एक्टिनॉइड्स में हमारे पास क्या होता है, दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, तो उसकी प्रॉपर्टीज को हम और ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू दैट ऑफ द अदर एलिमेंट्स. सो वी कैन जनरल प्रॉपर्टीज वी कैन डिसाइड, जैसे एटॉमिक साइज हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, इन चीजों के बारे में वी कैन डिस्कस. एल्स वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिनॉइड्स बिकॉज ऑफ इट्स रेडियो एक्टिव nature. Are we clear? With that, the actinoids is also being done, and the F block elements is also being done. Finished with the F block elements. अब हमारे पास चैप्टर में जो चीज रिमेनिंग रह गई है, that is about the chemical reactions of the D block elements, जिसमें दो एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमको बात करनी है. एक मैंगनीज के बारे में बात करनी है और एक क्रोमियम के बारे में बात करनी है. मैंगनीज में एक कंपाउंड है इधर, मैंगनीज में एक कंपाउंड के बारे में वी नीड टू डिस्कस, दैट इज MnO4 माइनस पर मैंगनेट आयन, जिसकी आप टाइट्रेशंस करते हो. दिस इज KMnO4 ओनली. दिस इज पोटेशियम पर मैंगनेट वाला पर मैंगनेट आयन. इसका स्ट्रक्चर, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, वो सब. और Cr में हमको दो चीजों पे बात करनी है. एक Cr2O7 2 माइनस, मेजरली इस पे बात करनी है, विच वी कॉल इट टू बी द डाइक्रोमेट आयन. और एक और होता है हमारे पास CrO4 2 माइनस, विच इज क्रोमेट आयन. दोनों के स्ट्रक्चर्स, केमिकल प्रॉपर्टीज आर नीड टू बी डिस्कस फॉर दीज टू. KMnO4 वाला, दैट इज MnO4 माइनस, एंड Cr2O7 2 माइनस वाला K2Cr2O7 उसके लिए. ऐसे ही इसमें भी जैसे पर मैंगनेट है, इसमें भी मैंगनेट होता है. एक मैंगनेट इज दिस MnO4 2 माइनस, K2MnO4 होता है, MnO4 2 माइनस, दिस वी कॉल इट टू बी मैंगनेट ion. So structures of all four of them, the chemical properties of these two we need to discuss, and after that we would be finished with the D block element reaction part as well. So next class में D block element के reactions भी खत्म हो जाएंगी, and I would again revisit the D block element. फिर से एक बार short review कर लूँगा पूरे chapter का D block elements का सारा next class में, so that we can finish it off with the D and F block elements. ठीक है, चलो.